स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट देखेंगे। इसकी समरी देखेंगे। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो फूड मटेरियल है उसको, जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो फूड मटेरियल होता है, इसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो रेस्पिरेशन है। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कैटाबोलिक प्रक्रिया जिसमें कि किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, एंजाइम के द्वारा ये कंट्रोल्ड होती हैं और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं? तो प्लांट को ज़रूरत होती है एनर्जी की सेल डिवीज़न करने के लिए, सेल पेड़ को बड़ा होने के लिए, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स के लिए। इसके अलावा प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड इन सब की सिंथेसिस की जाती है। वहीं पर रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर्स ये सारी चीज़ें बननी होती हैं, इनके लिए भी ज़रूरत होती है। वहीं पर अगर कहीं पर कोई टिश्यू टूटता है, रप्चर होता है तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। पूरी की पूरी अगर इक्वेशन को हम लोग समझते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कार्बन जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 उसकी अभिक्रिया होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, 6O2 के साथ, और फिर बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज़ होती है एनर्जी। यहाँ पर जो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है जिसमें कि कुल मिलाकर 38 ATP होते हैं, जनरेट होते हैं, जिसमें 2 यूज़ हो जाते हैं, तो टोटल नेट गेन हमको 36 ATP का होता है। रेस्पिरेशन अगर प्लांट्स में देखें तो कितने प्रकार का होता है? तो एक तो रेस्पिरेशन होता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है अल्टीमेटली बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन टाइप का जो है रेस्पिरेशन है। वहीं पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो रूट, सीड के जर्मिनेशन, यीस्ट सेल या वाटर लॉग्ड रूट जो होती हैं उनके ग्रोथ में ये काम आता है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो होती है यहाँ पर कम मात्रा में रिलीज़ होती है। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं अल्कोहल के और 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ में बनती है एनर्जी जो कि सिर्फ 2 ATP होती है। रेस्पिरेशन होता कहाँ कहाँ पर है? तो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। दूसरी जो प्रोसेस होती है वह क्रेब साइकिल जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इसके बाद तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो ग्लूकोज को लेती है और ग्लूकोज को एक ATP यहाँ पर यूज़ होता है और उस फॉर्मेशन करता है ADP का। यहाँ पर ये बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इसके बाद इसको आइसोमराइज हो जाता है और ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ होगा, ADP बन जाएगा, इसमें फास्फोरस यूज़ हो जाएगा तो ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइओज फॉस्फेट में। यहाँ पर रिलीज़ होगा NAD से NADH2। इसके बाद ये बन जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड। एक ADP से यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एक फॉस्फोरस यहाँ से निकल जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर अब सिर्फ बचेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड और ये आइसोमराइज होके 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। ADP से ATP एक फॉर्म हो जाएगा तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है अब क्रेब साइकिल में आ जाएगी। क्रेब साइकिल में जो पायरुविक एसिड पायरुवेट था वहाँ पर NAD लेकर के NADH2 में बदल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलेगा और इसके बाद ये सिट्रिक एसिड
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर NAD से NADH2 बन जाएगा, यहाँ पर भी NAD से NADH2 बन जाएगा, यहाँ FAD से FADH2 बन जाएगा, यहाँ पर NAD से NADH2 बन जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर मॉलिक्यूल जगह जगह पर रिलीज होते रहते हैं। इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा, जहाँ पर के एनर्जी का जनरेशन होगा। अब इसमें जो प्रोसेस थी ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म में, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने और 2 ATP जो है इसमें नेट गेन हुआ, 2 NADH हमें प्राप्त हुए। इसके बाद ये जो रिएक्शन होती है वो जुड़ जाती है और ये जो है कनेक्टिंग लिंक है, ये जुड़ जाएगी यहाँ पर आकर क्रेब्स साइकिल के साथ। बीच की अभिक्रिया है, यहाँ पर पायरुवेट जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 रिलीज करेगा, एक NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी और इसमें CO2, NADH, FAD और ATP प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा और यहाँ पर डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, और फिर इसके बाद फाइनल एक्सेप्टर जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा, पानी का फॉर्मेशन होगा और मैक्सिमम ATP सिंथेसिस जो है इसके अंतर्गत आती है, प्राप्त होती है। अब रेस्पायरेशन कोएफिशिएंट कौन सी चीज़ होती है, तो RQ जो होता है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और कितनी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हुई, इसका जो रेशियो होता है ये हमारा रेस्पायरेटरी कांस्टेंट बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज होता है वहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ही जो है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा 1 आएगा। वहीं पर फैट में ये 0.7 और प्रोटीन में 0.8 से 0.9 तक का आता है। एरोबिक जब एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात होती है तो इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो हो सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सभी जो है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो रेस्पायरेशन को इफेक्ट करते हैं। जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम वो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, वाटर कंटेंट, लाइट, ये सारे फैक्टर रेस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इंटरनल फैक्टर जो होता है एज ऑफ टिश्यू और प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, अमाउंट ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ये भी इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी स्पेशल जो है टाइप ऑफ रेस्पायरेशन होते हैं, जैसे कि फोटो रेस्पायरेशन, जो कि C3 प्लांट में, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि ये फोटो रेस्पायरेशन होता है C3 प्लांट में और कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर उल्टी प्रोसेस है। उसी प्रकार से साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पायरेशन जो कि कुछ प्लांट्स में पाया जाता है और जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन जो होता है वो एनर्जी सप्लाई करता है, इसके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस का प्रोसेस जो इसकी लाइफ को चलाने के लिए, इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सभी के लिए रेस्पायरेशन जो होता है वो आवश्यक होता है। थैंक यू।